हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ हर्बल हिल्स। हम इन लाइव सेमिनार्स में एक पर्टिकुलर हेल्थ टॉपिक के बारे में बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। पर आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक खास टॉपिक पे जो है पंचकर्मा। आयुर्वेदा में पंचकर्मा का काफी महत्व होता है, तो आज इसी विषय में आज के हमारे एक्सपर्ट से हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। बट बिफोर गोइंग फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स अबाउट आवर हर्बल हिल्स कंपनी। सो फ्रेंड्स, हर्बल हिल्स की शुरुआत 2005 में हमारे डायरेक्टर मिस्टर धीरेन्द्र दलाल ने की थी। आयुर्वेदा के फील्ड में आने के बाद हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन थी ग्रीन फूड सप्लीमेंट, और इसकी सक्सेस के बाद हमने हर्बल पाउडर्स, हर्बल शॉट्स, मेडिकेटेड काउ घी फॉर्मुलेशंस, हर्बल जूसेस एक्सेट्रा ऐसे 9 अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस की शुरुआत की। और आज की तारीख में 2020 में हर्बल हिल्स के पास 350 से भी अधिक हर्बल सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। हमारी लोनावला में 3 फैक्ट्रीज है जहाँ पे ये सब प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। 150 से भी अधिक एम्प्लॉइज हैप्पीली हमारे यहाँ पे काम करते हैं, और मुंबई में हमारा एक मेन ऑफिस है जहाँ से सब सेल्स का काम होता है। और हम 30 से भी अधिक इंटरनेशनल कंट्रीज में हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। इसके लिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट सर्टिफाइड होते हैं, जैसे कि जीएमपी, हलाल, यूएस एफडीए, आईएसओ एक्सेट्रा। सो दोस्तों, ये तो हुई हमारी कंपनी की बात। पर अभी हम बात करेंगे कि आयुर्वेदा और पंचकर्मा का क्या बेनिफिट है और आयुर्वेदा में पंचकर्मा का क्या महत्व है। सो जो हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट अवेलेबल है, सो आई वेलकम डॉक्टर विजय जाधव टू आवर फेसबुक लाइव सेशन। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मैम। So, आगे बढ़ने से पहले let me introduce you all to Dr. Vijay Jadhav. He is BA-MS and MD in रसशास्त्र from Pune University. इन्हें आयुर्वेदा की फील्ड में more than 29 years का एक्सपीरियंस है। और करंटली डॉक्टर जाधव BR हरने आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज ठाणे के रसशास्त्र विभाग में MS प्रोफेसर और HOD के रूप में कार्यरत है। He has organized 9 international conferences overseas और इन्हें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 2011 में अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू कंडक्ट दिस सेशन विद यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम। या सो सर, बेसिकली ये हमारे सेशन में जो कॉमन लोगों के सवाल होते हैं पंचकर्मा के बारे में, उस विषय में हम बात करेंगे। सो सर, हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट मेन क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज पंचकर्मा इन आयुर्वेदा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको होता ही है कि मेन पंचकर्मा होता क्या है। सबने सुना होता है ये विषय के बारे में सर, बट प्लीज ब्रीफ अस अबाउट इट। आयुर्वेद में पंचकर्म जिसका वर्णन आता है वो आयुर्वेद की एक विशिष्ट चिकित्सा है जो की जाती है, जो प्रोसेस है। जैसे आपने कहा कि सर्वसामान्य की भाषा में बात की जाए तो 2 तरह की चिकित्सा आयुर्वेद में हम ब्रॉडली देख सकते हैं। एक तो होता है शमन और एक होता है शोधन। शमन का मतलब होता है जहां पर हम दवाई देंगे और पेशेंट का जो वैश्विक दोषा है या दोष वैषम्य है उसको ठीक करेंगे। और जो शोधन चिकित्सा है उसमें हम पंचकर्म के प्रोसीजर्स करेंगे जो 5 बताए गए हैं। और पंचकर्म एक इंपॉर्टेंट थेरेपी है आयुर्वेदा में, जिससे रुग्ण को उसकी व्याधि में ठीक होने के लिए बहुत इफेक्टिव और फास्ट थेरेपी है। और पंचकर्म सिर्फ व्याधिग्रस्त या फिर रोगी को करनी ऐसी भी संभावना नहीं है, या ऐसा जो मिसकंसेप्शन है वो भी गलत है। एक्चुअली पंचकर्म हेल्दी लिविंग बीइंग के लिए भी और हमारा लाइफ हेल्दी तरीके से गुजारने के लिए, टू बी हेल्दी, मोर एनर्जेटिक, मोर वाइगर इन योर लाइफ और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए पंचकर्म आपको रेगुलरली यूज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पंचकर्म ये हमारे यहाँ पर जो ऋतुचर्या कहा गया है, यानी कि जो सीजन रिजिम होता है। जैसे अभी हम फिलहाल वर्षा ऋतु में है, तो वर्षा ऋतु में पित्त जो दोष है उसका वाइशेशन होता है, यानी कि उसकी वैकृति हो जाती है। तो ऐसी चिकित्सा में हम क्या करते हैं, तो पेशेंट को हम बस्ती देते हैं, पेशेंट को हम विरेचन देते हैं। तो जो 5 पंचकर्म के प्रोसीजर्स है उनका हम अगर नाम से वर्णन करें तो पहला है वमन, विरेचन, बस्ती। बस्ती के भी 2 प्रकार होते हैं, अनुवासन बस्ती और संशोधन बस्ती, नस्य और रक्तमोषण। इसका सिंपल मीनिंग अगर आप देखा जाए तो वमन का मतलब होता है कि हम
औषधि दवाइयाँ पेट में पहले 7 दिन देते हैं, 6 दिन देते हैं, 10 दिन देते हैं, उसके बाद फिर मेन प्रोसीजर करते हैं और मेन प्रोसीजर करके जो भी दोष शरीर में है उसको ऊर्ध्व जगह से यानी कि इमिसिस करके वोमिटिंग करके बाहर निकालते हैं, उसको वमन कहते हैं। विरेचन ये इसी तरह का प्रोसीजर है, लेकिन विरेचन में ये जो दोष वैषम्य है, जो धातुओं की विकृति हुई है, उसका शोधन करने के लिए इसी तरह से पेशेंट को प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में ऐसी ही तरह की औषधियां देके उसको तैयार किया जाता है और फिर उसको विरेचन देके, विरेचन का मतलब है पर्गेशन, तो रेक्टल यानी कि गुद मार्ग से जो दोष बाहर निकलते हैं उसको हम विरेचन कहते हैं। नस्य आपको सबको पता है, अभी कोविड में नस्य करने की बात है कि लोग नेजल इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, अनु तेल का या तेल का, आयुष ने बताया है, उसे हम नस्य कहते हैं। और रक्तमोक्षण कहते हैं हम ब्लड लेटिंग को, जो हम बहुत से स्किन डिजीजेस में या फिर पित्त वृद्धि में करते हैं, उसको रक्तमोक्षण करते हैं। ये ब्रॉडली पंचकर्मा के 5 प्रोसीजर्स है, इसके अलग सब प्रोसीजर्स भी 20 है, जिसका हम यहाँ पर आज उल्लेख करने वाले नहीं है। देखिए, सर्वसामान्य के हिसाब से अगर हम देखे जाए, हमको अगर उनकी भाषा में बात करना है तो हेल्थ इज अ वेल्थ, और ये वेल्थ सबको चाहिए, वो अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, नारी राइट। हो, लेकिन सबको हेल्थ चाहिए और ये हेल्थ आपको पंचकर्म से प्राप्त हो सकती है। तो सर जैसे आपने बोला कि इसके कई सारे टाइप्स होते हैं कि नेजल से भी लेते हैं, ओरल से भी करवाते हैं। तो सर व्हाट इज द मेन रोल ऑफ पंचकर्मा इन दिस कोविड सिचुएशन? इज इट बेनिफिशियल फॉर कफ एंड कोल्ड या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? ये किस तरह ये कोविड की सिचुएशन में हेल्पफुल है? आपने एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है मुझे। हम जब ये विषय पढ़ते हैं आयुर्वेद कॉलेज में या फिर हम फाइनल ईयर में जब काय चिकित्सा में पंचकर्म होता है, वो जो विषय पढ़ते हैं, तो उसमें पंचकर्म के कुछ इंडिकेशंस दिए गए हैं कि हमको किस किस व्याधि में ये देना चाहिए। इंडिकेशन तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम इस प्लेटफॉर्म पे सारे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं कि हम एक्सेस वेट में करते हैं, स्ट्रेस में करते हैं, फटीक में करते हैं, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में करते हैं, आईबीएस जैसे जो व्याधि है जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं उसमें करते हैं, डाइजेशन के जो प्रॉब्लम है उसमें करते हैं, रिकरेंट एलर्जीज है जैसे कफ है, कोल्ड है, उसके लिए करते हैं, और ऋतु के अनुसार करते हैं और उससे इम्यूनिटी बढ़ता है। जैसे आप एग्जांपल लेंगे कि अगर हम शरद ऋतु में वमन कराते हैं या फिर वमन कराते हैं तो उस सीजन में जो ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि है, जो ऊपर का जो हमारा हिस्सा है, उसके होने वाले साल भर के जो आपके व्याधि है या फिर जो डिजीज है वो आपको नहीं होते। तो पंचकर्म में एक हेल्दी पर्सन भी ले सकता है। और इस तरह से ये जो इंडिकेशन दिए गए हैं, अगर इंडिकेशंस को आप ध्यान से सुने होंगे तो ये इंडिकेशन बताते हैं कि ये इंडिकेशन अपने आप आज कोविड के हर कंडीशन में आए हैं। आदमी ओवरवेट हो चुके हैं, आदमी टायर्ड हो चुके हैं, लोगों का सेडिमेंटरी स्टाइल ऑफ लिविंग बदल चुका है, देयर इज फटीग है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस से ज्यादा भी लोगों को एक सस्पिशियस वातावरण है, इसको कुछ भी पता नहीं है आगे क्या होगा, और एक भय का वातावरण सोसाइटी में फैला हुआ है जिसको हम दूर करने की सब कोशिश कर रहे हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। तो पंचकर्म इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और ये रोग की जो अवस्था है उसको दूर करने में भी हेल्पफुल है। सो जैसे सर आपने बोला कि ये सीजन के हिसाब से चेंज होता है, सो कौन से सीजन में क्या करना चाहिए? मतलब अगर मॉनसून है तो कोई अलग पंचकर्मा होता है ट्रीटमेंट, या समर में या विंटर में ऐसे अलग अलग होते हैं? सो सर प्लीज ब्रीफ ऑन इट। अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, इसको हम ट्रीटमेंट नहीं कह सकते, एक रेगुलर प्रोसीजर है। जैसे हम बचपन में हमारी दादी माँ सर को तेल लगाया करती थी, वो एक प्रोसीजर था। इसी तरह ये जो पंचकर्म करना है हम इसको सद्य पंचकर्म कहते हैं, जिसका मतलब है कि पेशेंट को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो जो संभावना आगे व्याधि की चल के उस ऋतु में आएगी, उस ऋतु का जो हमारे जो वात पित्त और कफ जो दोष है जिसपे पूरा आयुर्वेद चलता है, उसका जो वैषम्य होगा उसको ठीक करने के लिए ये सीजनल रिजिम करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम अलग अलग चीजों का उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि अभी बारिश का सीजन है तो पित्त का वाइसेशन होगा, अग्नि मंद होगा, अग्नि का मतलब है डाइजेस्टिव फायर मंद होगा। इस ऐसे कंडीशन में हमको पेशेंट को बस्ती देना चाहिए जो हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन में देते हैं, उसको विरेचन करना चाहिए जिसकी तरह से उसके दोष गुद मार्ग यानी कि रेक्टल भाग से निकल जाए। ओके, सो सर जैसे आपने बोला कि दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट, दिस इज अ प्रोसीजर फॉर बीइंग हेल्दी।
तो अगर किसी को कोई डिसीज नहीं है या फिर कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हेल्दी पर्सन भी इसको ये प्रोसेस के थ्रू जा सकता है? हेल्दी हेल्दी प्रोसेस हेल्दी आदमी ये सब प्रोसीजर कर सकता है, और ये व्याधि के लिए भी बताया गया है। जैसे मैंने अभी हम्म। आपको 5 व्याधि बताई। अभी एक एग्जाम्पल लीजिए, आजकल एक बहुत बड़ी बात चल रही है कि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है। थोड़ा सा राइट, आदमी का राइट। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो लोग घी खाना बंद कर देते हैं। एज 40 में लोग घी खाना बंद कर देते हैं। उनको बहुत सारे डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि आप ये फैट मत लीजिए। लेकिन एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमारे यहाँ पर घी का मतलब है, अगर आपने देखा होगा तो हमारे गाँवों में या फिर हमारे विलेजेस में हम क्या करते हैं, दूध दही उससे हम मक्खन बनाते हैं। मक्खन से जो घृत होता है, मक्खन से जो घी होता है, वो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर हम मॉडर्न की भाषा में बात करेंगे तो जो हमारे बॉडी के टिश्यूज है, ये दिन ब दिन कम हो जाते हैं, उसका ह्रास होता जाता है। तो ये टिश्यू का रीजनरेशन का काम घृत करता है, हम उसको ही रुका देते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये मेद धातु से बढ़ता है। जैसे हम रस रक्त मेद मांस मज्जा अस्थि शुक्र तक जाते हैं। जैसे मेद धातु का अगर ओरिजिनेशन ठीक से नहीं हुआ तो वही मेद धातु आगे चल के उसको हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल किस कारण से बढ़ता है, इसका अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे उस पेशेंट को अगर हमने बस्ती ट्रीटमेंट दिया, उसको विरेचन ट्रीटमेंट दिया, उसको रक्तमोक्षण कराया, तो उसका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। तो व्याधि के लिए भी यही उतना ही उपयुक्त है। ओके। तो सर, कोई कोई लोगों का ऐसे मानना होता है कि पंचकर्मा, मतलब ये क्वेश्चन है कॉमन से लोगों का, कि क्या पंचकर्मा हम घर पे भी कर सकते हैं, कि हमें पर्टिकुलर सेंटर में जाने की आवश्यकता है? इज देयर एनी सोर्स कि हम घर पे इसका ये प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं? इस प्रोसेस में जैसे अभी नस्य वगैरह छोटी छोटी बातें आप घर में कर सकते हैं। जैसे हम लो हेड पोजीशन में नस्य करा सकते हैं, या फिर आज हम कोविड में तेल को नाक में नॉस्ट्रिल्स में उसको मल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हम घर में कर सकते हैं। लेकिन जो मेन पंचकर्म जो प्रोसीजर्स है, वो प्रोसीजर्स मॉडर्न की सर्जरी जैसी होती है। तो उसको अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड आयुर्वेद वैद्य और क्वालिफाइड आयुर्वेद टेक्नीशियंस के द्वारा हॉस्पिटल में करना बहुत जरूरी है। और लोगों का जो ये मिसकंसेप्शन है कि ये घर में किया जा सकता है, तो उनके लिए मैं जो सर्व सामान्य दर्शक है उनको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ह्यूमन बॉडी ही बेसिकली एक मशीन है। हम एक बढ़िया से कार खरीदती है, हम स्कोडा लेते हैं, मारुति 800 लेते हैं, हम उसका रेगुलरली टाइमिंगली सर्विसिंग कराते हैं। अगर उसके अंदर कुछ फॉल्ट है तो हम उसको गैरेज में ले जाते हैं। तो जैसे हम गाड़ी को ठीक रखने के लिए गैरेज में ले जाते हैं या फिर उसका सर्विसिंग करते हैं, उसका ओवरहॉलिंग करते हैं, उस तरह बॉडी का ओवरहॉलिंग भी करना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये सारी पंचकर्म की प्रोसीजर्स यूजफुल है। ओके, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता ही है कि वीडियो देख के या फिर कोई ट्यूटोरियल फॉलो करके हम ये घर पे करेंगे। बट जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको मैं स्ट्रिक्टली ये बोलना चाहूंगी कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है या पंचकर्म स्पेशलिस्ट है, उनके पास ही आप जाइए और उनसे ही कंसर्न कीजिए। डू नॉट ट्राई दिस ऑल दिस प्रोसीजर एट होम। सो सर, जैसे कि आपने कहा कि ये हेल्दी पर्सन के साथ साथ ही जिनको व्याधि है या फिर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। तो सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि इज इट क्योर द डिसीज, और ये उसको थोड़ा मतलब रिड्यूस करने के काम में आता है? 100% क्या डिसीज क्योर हो सकता है पंचकर्म से? पंचकर्म से डिजीज 100% क्योर हो सकता है, क्योंकि उसका रीजन क्या है, आयुर्वेद शास्त्र ही हमको बताता है कि प्रिवेंशन। आयुर्वेद ने पहला ध्यान दिया है प्रिवेंशन की तरफ, और प्रिवेंशन होने के बाद भी अगर व्याधि होता है किसी रुग्ण को तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए है। वैसे तो आज हम देख रहे हैं कि डायबिटीज है, कैंसर है, मलेरिया यस। जैसी छोटी छोटी बीमारियां है जिसके इतने सारे टैबलेट्स आए हैं, मॉडर्न में मेडिसिन आई है, फिर भी वो टोटली आज ग्लोब से या फिर विश्व से गायब तो नहीं हुए, वो आज हम भी देख रहे हैं। लेकिन फिर भी राइट। 99% आयुर्वेद के पंचकर्म से हम पेशेंट को बहुत सारा रिलीफ दे सकते हैं। ये मैं कोई टॉल क्लेम नहीं कर रहा हूं, ये हम हमारे दैनंदिन काय चिकित्सा के पेशेंट ओपीडी में और हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटल्स में देखते हैं। जैसे हर पैथी को कोई लिमिटेशंस होता है। जैसे मैं किसी इमरजेंसी को ट्रीट नहीं करूंगा जिसको एलोपैथ के पास ही जाना है। यहाँ पर मैं किसी पैथी के बारे में कुछ भला बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर पैथी का एक लिमिटेशन है। वैसे जैसे हमारे कुछ लिमिटेशंस है, वैसे हमारे कुछ फायदे भी है।
और मॉडर्न ओके मेडिसिन का डेवलपमेंट यानी कि मॉडर्न मेडिसिन का डेवलपमेंट ये नहीं है, ये डेवलपमेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ज्ञान 4000 साल पहले हमारे आचार्य ऋषि जिन्होंने ग्रंथ संपदा संस्कृत में लिखी उनको भी था। और वो सारे आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सिद्धांतों पे जोड़ा गया है। ओके सर, तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि माय मॉम इज गोइंग थ्रू अ स्लिप डिस्क प्रॉब्लम। तो कई जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो सजेस्ट करते हैं कि गो फॉर ऑपरेशन, पर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि पंचकर्मा, अगर आप मतलब पंचकर्मा की प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम में थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो सर व्हाट शुड वी गो फॉर, लाइक दिस इज माय पर्सनल एग्जांपल। वैसे मैं मेरी पैथी का या मैं आयुर्वेद का हूं, इसलिए मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगा कि आप आयुर्वेद ही लो, लेकिन आयुर्वेद में इसको ज्यादा अच्छे करने के उपाय है। आपको मैं मेरे खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ। सडनली मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया था। इमीडिएट मेरा सीटी स्कैन करवाया गया, मुझे ट्रैक्शन के लिए भेजा गया। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। आई टुक पंचकर्मा ट्रीटमेंट सिंसियरली माई सेल्फ अंडर अ टेक्निक well qualified doctor, and from right next 7 years I don't have any signs and symptoms of cervical spondylosis. ओके ये विनीत जी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन विद एग्जांपल, पर मुझे समझा नहीं कि किसकी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। सो विनीत जी, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, प्लीज करेक्ट योर क्वेश्चन, बिकॉज लाइक प्रोवाइड अस सम इन्फॉर्मेशन सो दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू आवर डॉक्टर। सर और एक हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है कि वेट मैनेजमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं कि पंचकर्मा करना थोड़ा बेनिफिशियल होता है। तो सर एक्चुअली इसमें क्या फॉलो किया जाता है जिससे वेट लॉस होता है? बेसिकली ओबेसिटी क्यों बढ़ता है आप एक देख जाएंगे, सेडिमेंटरी स्टाइल ऑफ लिविंग है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, बेकरी फूड है, राइट। बटर है, चीज है, पिज्जा है, ये सब ये सेहत के लिए हानिकारक है, जिसका हम ज्यादा से ज्यादा सेवन आज कर रहे हैं। जब कोई पेशेंट हमारे यहाँ पर पंचकर्मा करना आता है तो मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। एक प्री स्टेज होता है, एक मेन स्टेज होता है और बाद का स्टेज होता है प्रोसीजर करने के बाद। तो हम तब प्रोसीजर करने के बाद हम क्या करते हैं, तो हम उसको डाइटरी प्लान पे लाते हैं। और जब डाइटरी प्लान अपने आप ठीक हो जाएगा, आपकी डाइजेस्टिव पावर ठीक हो जाएगी, आपकी पचन संस्था ठीक हो जाएगी, जो हमारे सिद्धांत है रस, रक्त, मेद, मांस, इनका फॉर्मेशन जिस तरह ठीक से शरीर में होता जाएगा तो अपने आप ओबेसिटी कम हो जाएगी। ओबेसिटी बढ़ने का कारण सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। देखिए आप लोग 8-8 घंटे कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, उसके लिए भी आयुर्वेद कुछ बता सकता है, लेकिन उसको कंसल्ट करने के लिए आना चाहिए। जैसे अगर सोचिए मैडम, आप ऑफिस में काम करती हो, आप कुर्सी पे बैठ के काम करती हो, कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करती हो, तो आप ये काम घंटों करती रहती हो, लेकिन आफ्टर 30 मिनट्स अगर आप आपकी जगह से थोड़ी सी उठ जाओगी, एक 4 स्टेप्स चलोगी, थोड़ा नीचे झुक जाओगी, थोड़ा पीछे झुक जाओगी, थोड़ा एक्सरसाइज करोगी और वापस बैठ जाओगी, तो आपको तकलीफ कम होगी। तो ये बहुत छोटी मोटी रूटीन बातें हैं, लेकिन हम उसको फॉलो करना भूल जाते हैं। हम रात को सोते हैं रात को 12 बजे, सुबह उठते हैं 6 बजे। ये जो पूरा लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टाइल से सारी ये सब प्रॉब्लम्स आगे जनरेट होती जा रही है। ओके हाँ, एक्चुअली सर बिकॉज अभी ये वर्क फ्रॉम होम हो या ऑफिस से काम हो, जिनका जो ऑनलाइन वर्क करते हैं आजकल मोस्टली 90% ऑफ लोग सिटिंग से ही काम करते हैं, तो वेट बढ़ना एक कॉमन सा प्रॉब्लम हो गया है। सो उनके लिए पंचकर्मा आपने सजेस्ट किया है, तो एवरीवन शुड एटलीस्ट कंसर्न एटलीस्ट वंस कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन पंचकर्मा हमें दे सकता है और नहीं। और सर यहाँ पे विदित जी है, उन्होंने पूछा है कि जैसे आपने कहा था कि हेल्दी लोगों को भी ये प्रोसेस के थ्रू जाना काफी बेनिफिशियल हो सकता है, तो उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि कि हमें ये ईयरली बेसिस पे करना चाहिए या 6 मंथली करना चाहिए, क्या होना चाहिए दो पंचकर्मा के बीच में का डिफरेंस? हर सीजन में करना चाहिए और लगातार करना चाहिए। हर 3 सीजन्स के बाद, 2 सीजन्स के बाद जो बताया गया है वो करना चाहिए। और एक बार करने से आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा, ये एक जनरल साइकिल है। जैसे आपको भूख लगी, आप एक बार खाना खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा, इसका मतलब आपको शाम को आप खाना खाओगी ना, खाओगी। इसी तरह जैसे ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं, ये एक स्टाइल ऑफ लाइफ है। जैसे हम सर को तेल लगाते हैं तो तेल लगाना चाहिए, उसी तरह ये रेगुलर करना चाहिए। वो हर मौसम में
एज अ सेडेंटरी लिविंग स्टाइल जो आपको व्याधि होने से बचाएगा। ओके, सो सर इन्होंने ये भी पूछा है कि इज द पंचकर्मा इज कंपलसरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग? मैं उनका क्वेश्चन समझा नहीं, एक बार आप रिपीट करेंगी अक्षय मैडम प्लीज? मतलब इन्होंने पूछा है कि आपने बोला जैसे कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग को ये प्रोसीजर के थ्रू जाना चाहिए, तो उन्होंने पूछा है कि इज दिस कंपलसरी फॉर एवरीवन? If everyone wants to live a healthy life, it is compulsion for everyone. As an Ayurved physician, I can say that. If you want to live a healthy life, if you want to be Right. disease free, you have to follow the rules and regulations. What is Ayurved? Basically, it is a living style. आपको दुख किससे होगा, आपको सुख किससे होगा, वो बताने वाला शास्त्र आयुर्वेद है। तो हम उसको कहीं लिमिट नहीं करा सकते। यू कांट लिमिट दिस साइंस, यू कांट लिमिट यूर वे ऑफ लिविंग। हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि हमने 4 दिन खाना खाया है 3 दिन भूखा रहेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे हम पूरा हमारा रूटीन साइकिल करते हैं लाइफ बीइंग में, वैसा ये सब करना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट पार्ट नहीं, ये एक जनरल पार्ट है। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, आदमी को स्नेहन भी करना चाहिए। हम स्नेहन कराते हैं पेशेंट को पंचकर्मा का करने के पहले। स्नेहन का मतलब क्या होता है? हम बॉडी को ओलेशन करते हैं, उसको ऑयल लगाते हैं, क्योंकि वहां पर रुक्षता आती है, वहां पर रफनेस आया होता है। इसका सिंपल एग्जांपल देखिए, आपके हाथ को अगर ग्रीस लगा है, आपके हाथ को अगर ऑयल लगा है, आप क्या करते हैं? आप साबुन लेते हैं, हाथ धोते हैं। साबुन क्या करता है? आपका हाथ का जो ऑयल है निकाल देता है। वही साबुन आपके बॉडी पे क्या करता होगा? जो नेचुरल ऑयल्स आपके स्किन में है, जो नेचुरल लस्टर आपके स्किन में है, ये रेगुलर सोप है, उससे केमिकल्स है, उसको निकालता है। इस प्रिंसिपल से अगर कोई चलेगा तो उसको आगे चल के व्याधि नहीं होगी और वो हेल्थी रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने ये एग्जांपल हमें दिया। तो सर मुझे और एक क्वेश्चन है कि पंचकर्मा में टॉक्सिन रिमूवल के बारे में कुछ कहा गया है क्या? बिकॉज आजकल सब बोलते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन कर लेना चाहिए 6 महीने में एक बार या फिर ईयरली 1 टाइम। सो इज देयर एनी सजेशन फॉर पंचकर्मा फॉर डिटॉक्सिफिकेशन? Basically, the idea of पंचकर्मा is detoxification itself, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। So अभी हम जब जनरल लेवल के पब्लिक से बात कर रहे हैं, तो शास्त्र के बजाय मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, तो हम जो हमारे बॉडी के पार्ट्स है, हम उसको शाखा बोलते हैं आयुर्वेद में, और हमारे स्टमक को बोलते हैं आमाशय। तो जब ये सब टॉक्सिन्स सब हमारी ब्रांचेस में जमा हो जाते हैं, तो आयुर्वेद में जब हम उसको वमन या उसको विरेचन कराते हैं, एग्जाम्पल देता हूं मैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम मेडिकेटेड ऑयल और मेडिकेटेड घी पेशेंट को 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन देते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो शाखाएं है, ये जो ब्रांचेस ऑफ द बॉडी है, और वहां पर जो सब अपने सेलुलर लेवल के जो टॉक्सिन्स है, सेलुलर लेवल के टॉक्सिन्स, उसको लिक्विफाई करके उस टॉक्सिन्स को मेन स्ट्रीम में लाया जाता है। मेन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? तो उसको आमाशय में लाया जाता है। और आमाशय का मतलब क्या होता है कि स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में लाया जाता है। और फिर ऊर्ध्व भाग से जो उसका हम बाहर निकालते हैं उस टॉक्सिन्स को, उसको हम वमन कहते हैं। और जो गुद मार्ग से, रेक्टल मार्ग से निकालते हैं, उसको हम विरेचन कहते हैं। तो सिंपल मॉडर्न की भाषा में उसको हम डिटॉक्सिफाई करते हैं। प्रिंसिपल वही है आयुर्वेद का। जो इंट्रासेलुलर लेवल पे टॉक्सिन है, उस इंट्रासेलुलर लेवल के टॉक्सिन्स को मेन स्ट्रीम में लाकर आगे उसको वहां पर वो जो स्टकअप हुआ है, उसको वहां से अगर आपको छुड़ाना है, तो आपको कुछ प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम हमारे यहाँ पर अभ्यंतर स्नेहन करते हैं। अभ्यंतर स्नेहन का मतलब होता है कि हम पेट में देते हैं, उसको हम इंक्रीजिंग मात्रा में देते हैं फॉर 7 डेज, 10 डेज, 12 डेज। और फिर जब मेन पंचकर्मा का प्रोसीजर आता है, तो उस दिन उसका पंचकर्मा करते हैं। तो ये जो मेन जो पीरियड है, जो हम उसको प्री ट्रीटमेंट देते हैं, वो ट्रीटमेंट में हम ये जो टॉक्सिन्स ऑल ओवर दी सेलुलर लेवल में है, वो सेलुलर लेवल्स के टॉक्सिन्स को हम मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं। और मेन स्ट्रीम में लाए हुए टॉक्सिन्स को हम एक तो गुद मार्ग से बाहर निकालते हैं, या तो फिर मुख मार्ग से बाहर निकालते हैं। इसको हम सिंपल भाषा में डिटॉक्सिफिकेशन बोलेंगे, जैसे आजकल लोग स्पा की भाषा भी करते हैं। राइट। तो ये स्पा एक टॉक्सिक, ये कंसेप्ट वही है, लेकिन एक इजीली लोगों को वो आइडिया आ जाए कि इसको डिटॉक्सिफाई ट्रीटमेंट करते हैं। डिटॉक्सिफाई का मतलब एकदम सिंपल है कि जो शाखागत जो आपके दोष है, जो वहां पर स्टकअप है, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। मेन स्ट्रीम में लेके आके उसको ऊर्ध्व मार्ग से, अधो मार्ग से उसका निर्हरण किया जाए। सिंपल। सो दैट ऑल टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड एंड बट नेचुरली योर बॉडी इज डिटॉक्सिफाइड. So we are removing the toxins from the cellular level of human body.
शायद राइट। उनको अभी मेरा आइडिया क्लियर आया होगा। यस यस। तो सर और एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ पंचकर्मा इज बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, और उन्हें कब लेना चाहिए, मतलब लाइक बेसिकली दे। हाँ सर, कंटिन्यू आपने कंटिन्यू। क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा पूछा है, और ये क्वेश्चन इतना वाइड है, इतना ब्रॉड है, बिकॉज डायबिटीज एक ऐसा व्याधि है, आगे चल के और 10 साल में आप देखेगी कि इंडिया का 50% ऑफ पॉपुलेशन विल बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलेटाइस। आज राइट देख रहे हैं राइट। हम 20 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, 23 साल के बच्चे डायबिटीज पे आते हैं। इसलिए डायबिटीज पे हम बिना देखे, बिना पेशेंट देखे, उसके रिपोर्ट्स देखे, ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे किसी भी पैथी के बारे में बात करना है कि खामखा मैं मेरी पैथी का टॉल क्लेम कर रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। बट व्हेन आई सी पेशेंट, when I see his reports, when I see his living lifestyle, जब मैं उसका पूरा व्याधि निदान करूंगा, उसका केस हिस्ट्री लूंगा, और तब मैं उसके पर ट्रीटमेंट करूंगा। लेकिन फिर भी मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई टॉल क्लेम नहीं करना चाहता कि 100% आयुर्वेद ठीक करता है। 100% तो वैसा एलोपैथी भी डायबिटीज को ठीक नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट को भी जो वो सफर हो रहा है, वो सफरिंग हम उसका कम कर सकते हैं, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, और उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रीट करके ये ठीक होगा, ऐसा टॉल क्लेम मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता। राइट। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे ये सभी हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस का आंसर दिया है इतने अच्छे तरीके से और इतने सरल तरीके से, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि हाउ पंचकर्मा इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम हेल्दी पर्सन एज वेल एज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी हेल्थ प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच सर, आपका वैल्यूएबल टाइम हमारे हर्बल हिल्स की टीम को देने के लिए और इस लाइव सेशन में आने के लिए। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। Thank you very much, Akshay Khatri ji, and I'm also very much thankful to Herbal Hills. Thank you once again. थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात की पंचकर्मा और आयुर्वेदा के बारे में। तो जैसे डॉक्टर विजय जाधव ने सजेस्ट किया कि हर एक हेल्दी पर्सन को भी ये पंचकर्मा के प्रोसीजर के थ्रू जाना चाहिए। सो आज तक शायद हमने नहीं कंसर्न किया रहेगा, बट आज ये हमारी सिचुएशन है, हमें हेल्दी रहना चाहिए। 2020 ने हमें यही समझाया है कि एंड तक हम खुद को हेल्दी करना है, तो व्हाई नॉट गो फॉर पंचकर्मा। सो एक बार हम ये ट्राई तो जरूर कर सकते हैं कि हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। एंड हमारे नेक्स्ट सेशन में हम यही मिलेंगे नए एक हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस एपिसोड। थैंक यू।